एक सम्राट को देखना मानव सत्ता की चरम सीमा को देखना है, लेकिन उनके पैरों के पास विश्राम कर रहे जीव को देखना उनकी आत्मा को समझना है। इतिहास भर में शाही पालतू कभी केवल एक साथी नहीं था, यह शक्ति का प्रतीक, एक सिग्नम पोटेंशिया का। मिस्र के नव साम्राज्य में फराओ साधारण चीजों से संतुष्ट नहीं होते थे। वे चीते पालतू है, ये शिकारी जो पृथ्वी पर सबसे तेज हैं, पारंपरिक अर्थों में पिंजरे में नहीं रखे जाते थे। उन्हें पालतू बनाया गया था, लिनन और सोने में लपेटा गया था। मिस्र वासियों के लिए बिल्ली म्यू थी, एक सौम्यता से भरा जीव, लेकिन रामसेस द्वितीय के दरबार में एक चीता एक जीवित रूपक था। अगर राजा घास के मैदानों के सबसे तेज शिकारी को वश में कर सकता है, तो वो निश्चित ही अपने दुश्मनों को भी वश में कर सकता है। ये शाही पशु के राज्य कला के उपकरण के रूप में उदय का समय था, शासक और प्राकृतिक संसार के बीच एक दिव्य संबंध। 13वीं सदी तक तेजी से आगे बढ़ते। हवा में लकड़ी के धुएं और टेम्स नदी की खारी लहरों की गंध घुली हुई है। यहां लंदन टावर में राजा हेनरी तृतीय ने एक विवेरियम यानी शाही पशुशाला स्थापित की थी। शेरों और तेंदुओं के बीच एक जीव ने शहर की कल्पना को बांध लिया, सफेद भालू, जो 1252 में नॉर्वे के राजा हाकुन चतुर्थ का उपहार था। ये एक ध्रुवीय भालू था, एक मायावी और दुर्लभ जीव। हर सुबह भालू को एक लंबी मजबूत रस्सी से बांधकर नदी के किनारे ले जाया जाता था ताकि वो मछलियां पकड़ सके। उस दृश्य की कल्पना कीजिए, लंदन की भीड़ कीचड़ में इकट्ठा होकर देखती थी कि एक आर्कटिक भूत जैसे भालू ने ग्रे पानी में गोता लगाया। सन 1255 में फ्रांस के लुई नवम ने हेनरी को एक और अजूबा भेजा, एक अफ्रीकी हाथी। ये इंग्लैंड में क्लॉडियस के समय के बाद पहली बार देखा गया था। ये सबसे बड़े कूटनीतिक उपहार थे, जिवे ट्रॉफियां जिन्हें शासकों के बीच उनकी वैश्विक पहुंच साबित करने के लिए अदला बदली किया जाता था। अनोखे जीव का मालिक होना मानो खुद नक्शे का मालिक होना। जैसे ही हम पुनर्जागरण काल में प्रवेश करते हैं, शाही जानवर बाहर के गड्ढे से अंदर के बैठक खाने में आ जाता है। अब गोद में बैठने वाले कुत्तों का दौर आता है, जो सच्चे भावनात्मक लगाव यानी अफेक्शियो की ओर बदलाव का संकेत है। इंग्लैंड के किंग चार्ल्स द्वितीय को शायद ही कभी उनके स्पैनियल्स के बिना देखा गया हो। उन्होंने अपने कुत्तों को हाउस ऑफ कॉमन्स और यहाँ तक कि रानी के शयन कक्ष में भी जाने की अनुमति दी थी, जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। उनके आलोचकों के लिए ये एक घोटाला था, लेकिन चार्ल्स के लिए ये कुत्ते एक दुर्लभ ईमानदारी लेकर आते थे। माखों का अमशाव और विश्वासघात से भरे दरबार में स्पैनियल ही एकमात्र ऐसा प्यार देता था जिसे खरीदा नहीं जा सकता था। समय बीतने के साथ चैनल के उस पार मैरी एंटोनेट को भी अपने पग्स में वैसी ही सांत्वना मिली। जब क्रांति का तूफान मंडरा रहा था, तब भी उसके कुत्ते उसके सबसे वफादार दरबारी बना रहे। वर्साई के सुनहरे पिंजरे में पालतू जानवर राजा या रानी का एकमात्र सच्चा विश्वास पात्र बन गया था। 19वीं सदी में शाही पालतू जानवर एक नैतिक प्रतीक में बदल गया। रानी विक्टोरिया और प्रिंस एल्बर्ट ने आदर्श परिवार की एक छवि गढ़ी, जिसमें जानवर उस प्रतीकात्मकता के केंद्र में थे। विक्टोरिया का प्रिय कैवेलियर किंग चार्ल्स स्पैनियल डैश उनका बचपन का साथी था, लेकिन रानी बनने के बाद उन्होंने कोली की मजबूत बुद्धिमत्ता और ग्रेहाउंड की शाही गरिमा की ओर रुख किया। यह केवल साथ निभाने की बात नहीं थी, ये ह्यूमैनिटास की बात थी। 1840 में उन्होंने सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स को शाही उपसर्ग प्रदान किया। RSPCA का जन्म हुआ। विक्टोरिया के शासन में शाही पालतू अब प्रकृति पर शक्ति का प्रतीक नहीं रहा, बल्कि उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक बन गया। कोई भी शाही पालतू कॉर्गी से अधिक प्रतिष्ठित नहीं है। कॉर्गी वंश की शुरुआत 1933 में डूकी नामक कुत्ते से हुई थी, लेकिन ये सुसान थी जो एलिजाबेथ के 18वें जन्मदिन पर उपहार में मिली थी, जिसने इस वंश की नींव रखी। 7 दशकों तक रानी के कॉर्गी बदलती दुनिया में एक स्थायी उपस्थिति रहे। वे बकिंघम पैलेस की चलती फिरती कालीनें थीं। 14 पीढ़ियों तक, जो सभी सुसान से उत्पन्न हुई थीं, इन कुत्तों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन कुत्तों ने एक ऐसी साम्राज्ञी को मानवीय बना दिया जो अन्यथा कठोर प्रोटोकॉल से बंधी हुई थी। कॉर्गियों के लिए वो आस्था की रक्षक नहीं थी, वो बस उनके लिए ट्रीट्स और सैर कराने वाली थी। जनसंचार के युग में ये छवि रानी सिर पर स्कार्फ बांधे अपने कुत्तों के बीच ब्रिटिश राजशाही का सबसे स्थायी प्रतीक बन गई। इतिहास खून और सोने में लिखा जाता है, संधियों और युद्धों में, लेकिन एक शांत इतिहास भी है। यह पांडुलिपि के किनारों पे बने पंजों के निशानों में लिखा जाता है। नील के चीते से लेकर थेम्स के भालू तक ये जानवर साम्राज्यों के उत्थान और पतन के मूक गवाह रहे हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि ताज पहनने वाले भी वही चीज चाहते हैं जो हम सब चाहते हैं, एक वफादार दिल, एक गर्मजोशी से भरा स्वागत और ऐसा दोस्त जिसे उपाधियों से कोई फर्क नहीं पड़ता।